सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा आरक्यू बैच का डिस्कशन रहेगा आरसीएम। तो आरसीएम आई होप आपने आर रिवीजन से रिवाइज कर लिया होगा। तो ये आरसीएम के अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं। और अभी तक के आपको आरक्यू के क्वेश्चन डिस्कशन अच्छे लगे होंगे, और आज का डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और आपकी कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ओके, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आरक्यू ऑन आरसीएम। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो वो क्या पूछते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द रिवर्स चार्ज प्रोविजन अंडर जीएसटी एक्ट, गिव द आंसर टू द फॉलोइंग विथ रीजन। इज जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस पेबल ऑन इंटरस्टेट सप्लाई आल्सो? क्या रिवर्स चार्ज सिर्फ इंट्रा को अप्लीकेबल है या इंटरस्टेट को अप्लीकेबल है? तो भाई साहब, ओके, मैंने आपको समझाया था कि अगर इंट्रा स्टेट होगा तो सेक्शन 9(3) और इंटरस्टेट होगा तो सेक्शन 5(3) या 5(4). तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज जो है इंटरस्टेट केस में भी आएगा। मतलब जीटीएस सर्विस आप अगर महाराष्ट्र के हो और जीटीएस सर्विस आपने गुजरात से ली है तो रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए वो इंटरस्टेट को भी अप्लीकेबल होगा। सेकेंड, इज रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स आल्सो और इट इज ओनली फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस? ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स की लिस्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां तक देखा जाए तो रिवर्स चार्ज सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों को अप्लीकेबल है। ओके, और ये गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगा उन दोनों को अप्लीकेबल होगी। उसके बाद में, इन केस ऑफ सप्लायर एलिजिबल टू थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन, इज रिवर्स चार्ज इज अप्लीकेबल? हाँ, अगर सप्लायर थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन में है तो क्या रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल है? यस, ये वाला पॉइंट समझ लो। ये वाला पॉइंट क्या कहता है? ये वाला है कि जो सप्लायर है वो सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, वो अनरजिस्टर्ड भी होगा, वो थ्रेशोल्ड में भी होगा। तभी जो सप्लाई उसने सप्लाई किया नोटिफाइड गुड्स और सर्विस का, किसको सप्लाई किया? रिसिपिएंट को। तो रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन देगा बेटा? रिसिपिएंट उसका टैक्स देगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो यहाँ पे वो थ्रेशोल्ड का मतलब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो भी रिसिपिएंट टैक्स देगा। तो रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट ही टैक्स देगा, और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेगा, पर टैक्स तो बेटा यहाँ पे रिसिपिएंट ही देगा। ध्यान से सुन लो, टैक्स तो रिसिपिएंट ही देगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट जो है, आप आ जाओ जीटीए के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 में, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 में। जो क्वेश्चंस लिख के देखने हैं वो हम लिख के देखेंगे, जो क्वेश्चंस जरूरत नहीं है लिख के देखने की उसमें हम ज़्यादा यहाँ पे ओके डिस्कस करेंगे। और आपके लिए, आप भी लिख के मत देखो, लिख के क्या देखना है मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये क्वेश्चन आप इजीली रीड करके हैंडल कर सकते हो। देखो, जीटीएस सर्विस में एक सवाल पूछा था May 23 एग्जाम में। जीटीएस सर्विस प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन are exempt from GST by virtue of entry number 21A of GST law. Discuss the validity of above statement. क्वेश्चन बड़ा ये था कि क्या जीटीएस सर्विस सारे अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड सीटीपी को दिया तो क्या एग्जम्प्ट रहेगा क्या? नहीं। ओके, अभी अभी एक चार्ट बनाया हमने, देखो हमने क्या देखा। जीटीएस सर्विस अगर आपने अनरजिस्टर्ड को दिया और अगर वो अनरजिस्टर्ड नोटिफाइड कैटेगरी में आता है तो टैक्सेबल है, लेकिन अनरजिस्टर्ड जो है अदर देन नोटिफाइड कैटेगरी में आता है तो एग्जम्प्ट है। तो आपको लिखना कैसे, ये समझा क्या क्वेश्चन आपको? ये समझा होगा तो यस बोलो। तो स्टेटमेंट इज इनवैलिड। Service provided by GTA to unregistered person, including unregistered casual taxable person, are exempt except when they are provided to factory, society, cooperative society, body corporate, partnership firm और registered casual taxable person. ओके, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि स्टेटमेंट इज इनवैलिड इफ जीटीएस सर्विस प्रोवाइडेड टू दिस फॉलोइंग अनरजिस्टर्ड पर्सन देन टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। लेकिन जीटीएस सर्विस प्रोवाइडेड टू एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दिस तो वो केस में एग्जम्पशन मिलेगा। ओके, वो केस में एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चन लिख, ओके यहाँ पे रीड भी कर लिया तो हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, यहाँ पे
एक सिंपल क्वेश्चन में 22 एग्जाम में पूछा था, बहुत ही सिंपल। अंडर जीएसटी लॉ, टैक्सेस ऑन टैक्सेबल सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी इन इंडिया आर पेएबल बाय द रिसिपिएंट सर्विसेज। जीएसटी लॉ में अगर गवर्नमेंट सर्विसेज देती है बिजनेस एंटिटी को, गवर्नमेंट सर्विसेज देती है इन इंडिया, तो रिसिपिएंट टैक्स देगा। स्टेट द एक्सेप्शन टू अबव स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 3 मार्क के लिए। एक्सेप्शंस क्या है, चार्ट देख के बताओ, एक्सेप्शंस क्या है? हाँ, चार्ट देख के बताओ एक्सेप्शंस क्या है। तो एक्सेप्शंस इसमें अगर आपको याद होगा तो सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। ओके, याद करो वो चार्ट देखे, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड को होगा तो रिवर्स चार्ज है, अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को होगा तो रिवर्स चार्ज नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क, आप लिख के देखोगे। अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को होगा तो रिवर्स चार्ज नहीं है। दूसरा, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन रेलवे वाला, इसमें फॉरवर्ड चार्ज है। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द पोर्ट, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, ये रिवर्स चार्ज नहीं, फॉरवर्ड चार्ज है। और एक और ऐड कर दो, उसमें रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बाय इंडियन रेलवे। चार्ट देख के समझ जाएगा आपको, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय इंडियन रेलवे। तो ये रिवर्स चार्ज में नहीं, ये एक्सेप्शन से, ये सारे फॉरवर्ड चार्ज में आते हैं और इसके ऊपर टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज पे किया जाएगा। डन, इजी था तो इजेड टाइप करो। ये आपके लिए होमवर्क, ये 5 एक्सेप्शंस लिख के देखना गवर्नमेंट के, और यहाँ स्पेसिफिकली रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड करना, रजिस्टर्ड होगा तो रिवर्स चार्ज होगा। ये समझ में आया, इजी था तो इजेड टाइप करो। चलो, तो आप आ जाओ क्वेश्चन एयर में, क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप आ जाओ क्वेश्चन एयर में, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, सर्विस बाय डायरेक्टर। अब ये क्या कहते हैं देखो, मिस्टर प्रियम, अ डायरेक्टर ऑफ सनमून कंपनी, भाई प्रियम था और वो सनमून कंपनी का डायरेक्टर था, सनमून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रोवाइडेड सर्विस टू कंपनी फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ 1,25,000। उसने सर्विस दिया जिसमें रेम्यूनरेशन उसको मिला 1,25,000, 1,25,000। ब्रीफली आंसर वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल इन बिलो मेंशन इंडिपेंडेंट केसेस, इफ यस हु इज लायबल टू पे जीएसटी। बताओ कि नीचे इंडिपेंडेंट केसेस में ओके जीएसटी आएगा ही नहीं आएगा और कौन टैक्स देगा। मिस्टर प्रियम इज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ सनमून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एंड नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो ऐसे केस में जो 1,25,000 है उसके ऊपर जीएसटी आएगा और उसके ऊपर टैक्स कंपनी पे करेगी, ठीक है। सेकंड देखो, मिस्टर प्रियम इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय ऑफ सनमून कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। आउट ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन अमाउंटिंग टू रुपीज 1,25,000, जो उसका टोटल रेम्यूनरेशन था 125, 60,000 has been declared as a salary in the books of Sun Moon Company Private Limited and subject to TDS under section 192 of the Income Tax Act। 1,25,000 में से 60,000 वो सैलरी डिक्लेयर कर रहे हैं और उसका टीडीएस कंपनी 192 में काट रही है। However, 65,000 has been declared separate other than salary, okay, जिसका टीडीएस 194 जे में कट किया गया है। तो बताओ सेकंड केस में कितना टैक्सेबल होगा और रिवर्स चार्ज में कितना जाएगा। तो सेकंड केस में टैक्सेबल अगर आप देखते हो तो टैक्सेबल होगा यहाँ पे यस 65,000, टैक्सेबल 65,000 होगा क्योंकि वो अदर देन सैलरी माना जाएगा और रिवर्स चार्ज में कंपनी लायबल होगी। ओके, ये सीए इंटर आरटी पे मई 21 में आया है, एग्जाम में आने के लिए तड़प रहा है। ओके, एग्जाम में कभी भी आ सकता है, ओके, तो चलिए अब इसको लिखे कैसे, लिखने का प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पेशली शेड्यूल 3 का रेफरेंस लेना पड़ेगा। हमें लीगल प्रोविजन में यह बताना पड़ेगा कि एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कवर्ड इन शेड्यूल 3 एंड नॉट लायबल टू जीएसटी। ओके, नॉट लायबल टू जीएसटी। ये पहले हमें क्या कोट करना पड़ेगा, हमें पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3 कोट करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमें 9(3) में ये कोट करना पड़ेगा कि अगर सर्विस डायरेक्टर कंपनी देता है तो वो केस में क्या जीएसटी आएगा, ओके, और रिवर्स चार्ज लगेगा। उसके बेस पर केस 1 हमें कंक्लूड करना पड़ेगा।
और अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप ये दो केस का कॉमन लीगल प्रोविजन भी लिख सकते हो, दोनों के अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों की कॉमन लीगल प्रोविजन लिख दिया और उसके बाद में यहाँ पे आंसर लिखा तो और टाइम सेव कर सकते हो। तो चलिए दोनों केस में अब मैं कॉमन लीगल प्रोविजन लिखूंगा। मुझे लीगल प्रोविजन में क्या क्या लिखना है, मुझे शेड्यूल 3 लिखना है, क्योंकि मुझे ये बताना है कि ओके अगर वो एम्प्लॉय होता है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जीएसटी नहीं आता है। फिर मुझे ये भी बताना है कि रिवर चार्ज भी है, फिर मुझे ये भी बताना है कि एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है, और सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन के हिसाब से टीडीएस अगर कट होता है 192 में तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा, जीएसटी नहीं आएगा। पर उसका टीडीएस 194 जे में डिडक्ट होता है तो फिर वो ओके सर्विस माना जाएगा और रिवर चार्ज में जीएसटी आएगा। तो ये, और फिर मुझे कंक्लूड करना है, कंक्लूड आप करोगे। ओके कंक्लूड आप करोगे, देखता हूं मैं कैसे करोगे, मजा आएगा। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो 5 मार्क के लिए आएगा, अगर एग्जाम में आया तो 5 मार्क के लिए आएगा। आर यू रेडी, यस और नो, प्लीज बताओ। वेरी गुड, यही ना बात। तो चलो लीगल प्रोविजन में लिखवा के देता हूं सिंपल वर्ड में। देखो अज्यूम करते हैं आपको पैरा याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा होगा तो फिर ऐसे लिखते हैं देयर आर सर्टेन एक्टिविटी विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सप्लाई, वन ऑफ द एक्टिविटी इज, चलो वैसा लिखते हैं कि आपको याद नहीं आ रहा है तो कैसे लिखना। देखो लीगल प्रोविजन फर्स्ट, याद आए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज, देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज which are excluded, which are excluded from supply, there are certain activities which are excluded from supply, full stop. One of the activity is, one of the activity is services by an employee, ये वर्डिंग आनी चाहिए, ये तो आनी चाहिए, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, by an employee to employer in the course of or in relation to employment, in the course of or in relation to employment is not treated as supply, is not treated as supply. अब देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, दे आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, एक लाइन में सिंपल वे में कर दिया, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। इतनी कोशिश कर रहा हूं ना आपको समझाने की और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कि भाई बिंदास लिखो, पॉइंट्स कवर होने चाहिए। ओके और सिंपल वर्ड्स में लिखो, बिंदास, मार्क्स मिलते हैं लेते आने चाहिए, कोई जरूरत नहीं है ऐसा ही लिखना चाहिए, दैट इज ही लिखना चाहिए, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, दैट्स ऑल। मार्क्स लो, पॉइंट्स दिखने चाहिए, 1 2 3 4 5 मार्क्स ऐसे आने चाहिए, कट 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 कट। ओके ये इंपॉर्टेंट है मैपिंग करना कि मुझे शेड्यूल 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट, शेड्यूल 3 लिखना पड़ेगा पैरा 1, उसके बाद में रिवर चार्ज लिखना पड़ेगा, फिर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, रट्टू टोता नहीं होना चाहिए, रट्टू टोता, समझा कि नहीं समझा। दूसरा सेकंड पॉइंट लिखो, इफ सर्विस, इफ सर्विस इज प्रोवाइडेड, if service is provided by director to the company, by director to the company, company in a taxable territory, in a taxable territory, then it is covered under reverse charge and recipient is liable to pay tax, and recipient is liable to pay tax। ये पूरी दो लाइन को अंडरलाइन करो, ये दो लाइंस को अंडरलाइन करो, ये मेन पॉइंट है मेरा, recipient is liable to pay tax। अब सीबीआईसी सर्कुलर क्या बोलता है लिखो, अगर याद आए तो एज पर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन, सर टाइम पे नहीं याद आया तो, नहीं याद आया तो हमारा पॉइंट्स कवर करना है, तो क्या करना है देखो, समझ लो नहीं आया आपको सीबीआईसी, ये सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है या नहीं है, याद आया ना तो बॉस तुम्हारा पेपर बहुत हटके दिखेगा, पर नहीं याद आया तो लिखो, इफ, इफ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेम्यूनरेशन पेड टू द डायरेक्टर, बहुत ही सिंपल वर्ड में, इफ रेम्यूनरेशन इज पेड टू द डायरेक्टर
for which TDS is deducted under section 192. सर ये सेक्शन याद नहीं आया तो अब ये तो क्वेश्चन में दिया है ना भाई. For which TDS is deducted under section 192 of Income Tax Act. Income Tax Act. Then such service is treated as in the course of employment as per schedule 3 para 1, in the course of employment as per para 1 schedule 3. And no GST is payable. पैरा चेंज. ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. 4 पॉइंट इवेल्युएटर को दिखने ही चाहिए. नेक्स्ट लिखो. बट इफ TDS for director remuneration is deducted under section 194J of Income Tax Act as a professional fees, then it is taxable under reverse charge. चलो भाई साहब, मैंने 4 पॉइंट्स कवर कर लिए. लॉ क्या कहता है ये दिख गए, इवेल्युएटर को दिख गए. अब आप पहला शॉर्ट में कंक्लूड करो. प्रियम का क्वेश्चन देखो प्रॉपरली, कैसे कंक्लूड करेंगे. शॉर्ट में कंक्लूड करो. और दूसरा आंसर देखना है तो देखकर पर अपने ओन वर्ड्स में, और दूसरा कंक्लूड करो. आंसर देख के कंक्लूड करो. दूसरा कैसे शॉर्ट में. मैं टाइम देता हूँ आपको. चलो पॉज करके आप ये करो, कंप्लीट करो, कंक्लूड करो. ओके तो पॉज करके लिखा आपने, लिखा क्या आपने, ये बोलो. डन 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 किया कंप्लीट. सर अगर मैं 23 में आपसे पढ़ा होता तो डेफिनेटली पास हो जाता. थैंक यू सो मच. चलो आते बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में. अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 दो, बहुत अच्छा केस स्टडी, बहुत ही उम्दा केस स्टडी जो एग्जाम में भी पूछा गया था और आरटीपी का क्वेश्चन था. देखो कभी कभी क्या होता है, ओके 2020 के आरटीपी में था और जनवरी 21 में एग्जाम में पूछ लिया, इसलिए आरटीपी के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं. देखिएगा. मिस्टर विकी फ्रैंकिंग अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर है, अनरजिस्टर्ड है, ऑथर है, received 3 crores of consideration from Shiv Bhavan Publication SBP located in Indore for supply of services by way of temporary transfer of copyrights covered under section 31A of Copyright Act. Now ये ऑथर को 3 करोड़ रुपए पैसा मिला. जिसको पैसा मिलता है वो सप्लायर. बोलो मेरे साथ, जिसको पैसा मिलता है वो सप्लायर, और जो पैसा देता है वो रिसिपिएंट. किससे मिला? शिव भवन पब्लिकेशन, पब्लिशर से मिला जो इसकी सर्विस ले रहा है. रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क ऑफ न्यू बुक. ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है. बताओ एंट्री 9 लगेगी या 9A लगेगा? 9A लगेगा. ठीक है. ही फिनिश हिज वर्क एंड मेड अवेलेबल द बुक टू द पब्लिशर बट हैज येट नॉट रेज द इनवॉइस. इनवॉइस नहीं बनाया अभी तक. मिस्टर विकी फ्रैंकिन इज ऑफ व्यू दैट SBP is liable to pay tax under reverse charge on the service provided by him. ऑथर को लगा कि भाई डिफॉल्ट एजम्पशन क्या है? डिफॉल्ट एजम्पशन ये है,
ओके, डिफॉल्ट एजम्पशन ये है कि भाई पब्लिशर टैक्स देगा। कौन टैक्स देगा? एसबीपी। एसबीपी डज नॉट कॉन्कर with his view and is not ready to deposit the tax under any circumstance. एसबीपी ने कहा जा भाई, ओके मैं नहीं देता रिवर चार्ज में टैक्स, मेरा बिजनेस एग्जाम्प्ट है, सिर्फ रिवर चार्ज के लिए मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, कंप्लायंस करो, जा मैं नहीं देता। पब्लिशर उसका टैक्स देने के लिए रेडी नहीं है। एग्जामिन वेदर द व्यू ऑफ मिस्टर विकी फ्रैंकलिन इज करेक्ट। फर्दर, if view of Mr. Vicky Franklin is correct, what is the recourse available with Mr. Vicky Franklin to comply with the requirement of GST law as SBP has completely refused to deposit the tax? पहली बात, एसबीपी का विकी फ्रैंकलिन का व्यू था कि एसबीपी टैक्स देगा, व्यू करेक्ट है उसका, पब्लिशर ही टैक्स देगा। लेकिन पब्लिशर अगर रेडी नहीं है, पब्लिशर अगर रेडी नहीं है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज में ऑथर जो है डिक्लेरेशन फाइल करके टैक्स दे सकता है। तो ये अगर पूछा गया है कि अगर एसबीपी रेडी नहीं है तो विकी फ्रैंकलिन क्या खुद टैक्स दे सकता है, तो हाँ वो खुद टैक्स दे सकता है। बहुत अच्छा केस स्टडी बनाया। केस स्टडी समझा गया आपको? यस और नो? तो पहले तो हमें पूछा गया, अब इस आंसर लिखने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका, जब ऐसे केस स्टडी में आंसर आता है तो पहले एक लाइन में व्यू लिख देना। ये क्या विकी फ्रैंकलिन का व्यू सही था? क्या पब्लिशर टैक्स देगा? क्या यस, विकी फ्रैंकलिन का व्यू सही था और वो टैक्स देगा। फिर लीगल प्रोविजन लिखना, फिर लीगल प्रोविजन लिखना, फिर डिस्कशन और कंक्लूजन लिखना। ओके, अगर यहाँ पे हाँ विकी फ्रैंकलिन यहाँ पे टैक्स दे सकता है क्या? दे सकता है, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशंस, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशंस। अब देखो इस आंसर को हम थोड़ा अलग वे में लिखेंगे। मैं आपकी एक आदत बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा हूँ और वो आदत अगर डेवलप हो जाए तो फाइनल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी सारे सब्जेक्ट में। जब कोई आप आंसर पढ़ते हो तो भाई साहब पहली जिम्मेदारी खुद लेना कि मैं अपने हिसाब से इसको तैयार करूंगा, मैं ऐसा का ऐसा नहीं, अपने हिसाब से। जितनी ज्यादा ये जिम्मेदारी लोगे उतना मजा भी आएगा पढ़ने में, कॉन्फिडेंस भी आएगा। देखो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी तक ऐसा नहीं कि आपने रीड नहीं किया, पर आपकी डिपेंडेंसी थी बुक्स पे, आपकी डिपेंडेंसी थी समरी बुक पे, आपकी डिपेंडेंसी थी क्वेश्चन आंसर वैसे का वैसे लिखूंगा। पर जैसे खुद ऑब्लिगेशन लिया भाई साहब, रास्ते बहुत खुल जाते हैं। तो आर यू रेडी? कैसे लिखना चाहिए बताओ? रेडी हो आप? चलो मैं बताता हूं कैसे लिखना चाहिए। हाँ, ये एक तरीका मैं एक डेवलप करता हूं आपको कि ये भी एक अच्छा तरीका है लिखने का। उन्होंने पूछा क्या विकी फ्रैंकलिन सही है क्या? हाँ सही है। लिखो, पहले तो एक लाइन लिखो, यस। ये 9 किस बात का है? हम ये क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं ना, कैसा है? मैं आया ना 9 पे है ना। ओके चलो आ जाओ, लिखो यस द व्यू ऑफ विकी फ्रैंकलिन इज करेक्ट। पहला पॉइंट तो ये आना और इसको अंडरलाइन कर देना। यस, ओके ये लाइन को अंडरलाइन कर देना, मतलब जो इवेल्युएटर है उसको समझ गया कि आपका आंसर सही आ रहा है। अब अपने आंसर को बैकअप दो, क्यों आपने यस बोला। ठीक है, टाइटल देना चाहते हो नीचे तो लीगल प्रोविजन दे सकते हो, या टाइटल नहीं भी दिया तो भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट लिखो लीगल प्रोविजन, नेक्स्ट लिखो लीगल प्रोविजन। लिखो, समझो सेक्शन 9(3) याद नहीं आ रहा है, 9(3) याद नहीं आ रहा है, ओके तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा लिखो, इफ सर्विस इज सप्लाइड बाय ऑथर। अब लिखने का तरीका क्या है? कौन सी सर्विस थी, कौन सी सर्विस थी? ये वर्ड्स कैच होने चाहिए। अब यही वर्ड्स नहीं लिखते आ रहे तो फिर तो छोड़ देना, सी छोड़ देना। ओके, ये वर्ड्स तो याद आने चाहिए। इफ सर्विस इज सप्लाइड बाय ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट्स, सिंपल वर्ड में बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट, ये वर्ड आने ही चाहिए, बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट्स इन रिलेशन टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। दूसरा ये वर्ड आना चाहिए, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स इन रिलेशन टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स टू पब्लिशर, टू पब्लिशर। यहां पे आपके सामने चैलेंज क्या है? हर लाइन इंपॉर्टेंट है और वो आनी चाहिए, यहां आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सर्विस बाय ऑथर, पहला वर्ड आना चाहिए सर्विस बाय ऑथर। दूसरा बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट्स, ये आना चाहिए। तीसरा ओके इन रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। चौथा टू पब्लिशर, टू पब्लिशर लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। अब जब मैं बहुत सी बार बच्चों के आंसर शीट देखता हूँ, वो लाते हैं देखते हैं सर देखो ना आंसर शीट बताओ ना, तो इतना बेकार लिखते हैं ना, जो टर्म्स आनी चाहिए वो आती नहीं है।
सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑथर इज अंडर रिवर्स चार्ज, क्योंकि कहीं पढ़ लिया था फटाफट, रिवर्स चार्ज किसी ने पढ़ा दिया होगा आपको, फटाफट आपने पढ़ लिया। ओके, पर बेटा कैसे लिखते, देखो सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑथर इज अंडर रिवर्स चार्ज। अरे भाई कौन सी सर्विस, किसको दी गई, क्या रिवर्स चार्ज, एक बस क्या लिखा तुमने, तुमको ही समझ में आ रहा है क्या कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑथर इज अंडर रिवर्स चार्ज? अरे कौन सी सर्विस, तो प्रोवाइडेड पूरा लिखो, service provided by author by way of transfer of copyrights in relation to original literary work to the publisher in taxable territory, okay, is notified under reverse charge, आगे लिखो, is notified under reverse charge, is notified under reverse charge, and GST is payable by the recipient. GST is payable by the recipient. अब देखो, मैं जो फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन है ना, मैं यही यही मैंने नीचे एक्सप्लेन किया, पर नीचे जगह मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ओके, मेरी मर्जी, मैं तरीका बदल रहा हूं। ओके, तो मैं पॉइंट्स कवर कर रहा हूं ना, दैट्स इनफ। लीगल प्रोविजन में लिखो नेक्स्ट पैरा, बट ऑथर कैन ऑप्ट टू पे टैक्स, but author can opt to pay tax under forward charge, under forward charge, if all following conditions are fulfilled, if all following conditions are fulfilled। चलो वो सारी कंडीशन लिखो, मैंने जो ये जाने दो, मैंने जो सिंपल वर्ड में लिखा के दी चार्ट में जो सिंपल वर्ड में लिखा के दी, वो सारी कंडीशंस लिखो, या फिर ये देख के आप सिंपल वर्ड्स में लिखो। चलो चलो लिखो वो सारी कंडीशन सिंपल वर्ड्स में, मैं पॉज कर रहा हूं। देखो ये ना फालतू वर्ड्स हटाते आने चाहिए और सिंपल वर्ड में लिखते आना चाहिए। अब जैसा ये अगर आप लिखते बैठो ना कि फाइल अ डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, बैठे प्रिस्क्राइब फॉर्म याद करते कि फाइल अ डिक्लेरेशन टू द ऑफिसर, दैट, अब इतने वर्ड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी लिखना है। ही एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स फॉर द सेड सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज, सिंपल वर्ड में he file a declaration to the officer that he will pay the tax under forward charge, comply with the all provision of GST law, and he will not withdraw the option for a period of 1 year। खत्म, इतना सिंपल करना तो सब्जेक्ट सारे बहुत इजी है। will not withdraw the option within 1 year, अब विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, अरे छोड़ो ना भाई, विद इन 1 year भी लिख दिया तो चलेगा। एंड ही विल ऑल्सो मेक अ डिक्लेरेशन इन द इनवॉइस issued by him in prescribed form to the publisher। नहीं, सिंपल वर्ड में पॉइंट्स कवर कर लिए, दैट्स ऑल, मार्क्स मिल जाते हैं आपको। ये समझा कि नहीं समझा? चलो नीचे लिखो डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ये मुझे बताओ हमारे राइटिंग प्रैक्टिस में आपको ये सिंप्लीफाइड वर्ड में कैसे लिखना चाहिए डेवलप हो रहा है? डेवलप हो रहा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। ओके, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ पूरे क्वेश्चन यार पढ़ाते वक्त कि सिंपल वर्ड में कैसे मैं आपको प्रैक्टिस डेवलप करवाऊँ, सो दैट सारे पॉइंट्स भी कवर हो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी कवर हो और हमें मार्क्स भी मिले। वेरी गुड। और ये जो मैंने दिया हुआ गुरु मंत्र है, ये याद रखना। ओके, हर प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व नहीं करवा सकता, लेकिन मेरे से अगर आप ये सीख पाओ तो डेफिनेटली आप सारे सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसलिए बाकी के भी सब्जेक्ट जस्ट पढ़ो मत, बैठो, ओके, पॉइंट्स लिखो, सिंपल वर्ड्स में क्या आना चाहिए, मेरे कौन कौन से पॉइंट्स कवर होने चाहिए, प्रैक्टिस तो करो। पहली बार नहीं जमेगा, धीरे धीरे जितना करोगे फिर धीरे धीरे समझते जाएगा, और यही तरीका है एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। ठीक है, चलो डिस्कशन और कंक्लूजन देखो। इन गिवन केस, Mr. Vicky Franklin has temporarily transferred, Mr. Vicky Franklin has temporarily transferred copyrights relating to original literary works, relating to his original literary works of his new book to the publisher SBP. SBP. Therefore,
Therefore, SBP is liable to pay tax under reverse charge. Therefore, SBP bracket में publisher is liable to pay tax under reverse charge. Next line. Next line. However, since SBP has refused, to pay tax under reverse, has refused to deposit the tax, on given transaction, then Mr. Vicky Franking has an option to pay tax under forward charge, subject to fulfillment of above conditions. वेरी गुड. एक अच्छा केस स्टडी था जो हमने यहाँ पे लिख कर देखा. चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ. क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ. ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क राइटिंग प्रैक्टिस में आप करोगे. और वो कॉपीराइट वाला जो इसके पहले वाला एग्जांपल देखा था वो एलडीआर के लिए रखना, आ सकता है एग्जाम में. इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस डिसाइड हु इज लायबल टू पे जीएसटी इफ एनी. You may assume that recipient is located in the taxable territory. Ignore the aggregate turnover and exemption available. We transport a registered good transport agency, GTA है, paying IGST 12%, transported goods by road of Dilip and Company, a sole proprietary firm, other than specified person, which is not registered under GST or any other law. Very good, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और देखो, जब रिवर्स चार्ज पढ़ोगे तो एक में से कनेक्ट मत करना, हर रिवर्स चार्ज उसके कॉन्टेक्स्ट में याद रखना, क्योंकि कभी रिसिपिएंट नोटिफाइड पर्सन होगा, कभी रिसिपिएंट यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट होगा, कभी रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी होगा, कभी सप्लायर अलग अलग होगा. इसलिए कोई भी रिवर्स चार्ज कनेक्ट मत करना, उस इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में ही रिवर्स चार्ज को याद करना. जाओ जीटीए सर्विस पे चार्ट पे जाओ. चार्ट नहीं याद आ रहा होगा, चार्ट याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है. पहली बात तो जीटीए ने 5% ऑप्शन लिया है कि 12% ऑप्शन बोला है. 12% ऑप्शन बोला है. 12% ऑप्शन बोला है तो जीटीए टैक्स देगा. लेकिन अगर आप वो चार्ट देखते हो तो नीचे एक मैंने नोट दी है, पढ़ो वो नोट क्या है. अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड को सर्विस दे रहा है और वो नोटिफाइड या स्पेसिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो सर्विस एग्जम्प्ट है. सुनना, ओके. अगर जीटीए ने अनरजिस्टर्ड को सर्विस दिया, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, अनरजिस्टर्ड को सर्विस दिया और वो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, या यहां स्पेसिफाइड लिखा है, मैंने नोटिफाइड वर्ड यूज किया है, नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो वो 12% वाला ऑप्शन हो या 5% वाला ऑप्शन हो, वो एग्जम्प्ट ही है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. दिखा के आपको समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो. समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो. वन टाइप करो. तो अब आपको लिखना कैसे है? आपको लिखना है कि यहाँ पे 12% में फॉरवर्ड चार्ज आता है और जीटीए लायबल होगा, लेकिन नोट दिए मैंने, और नोट दिए कि सर्विस इज एग्जम्प्ट है.
ओके, ये आपको बिल्कुल ऐसा लिखना है। पहले तो ये लिखना है कि 12% वाले ऑप्शन में जीटीए पे लाइबिलिटी आती है और जीटीए टैक्स देगा, लेकिन यहाँ पे एग्जम्पशन है, अगर वो अनरजिस्टर्ड को दिया और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो इस तरह से आपको लिखना है। यानी देखो, ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने कभी जिंदगी में रिवर्स चार्ज पढ़ा होगा और ऐसे पढ़ा होगा, ओके जस्ट नॉर्मल पढ़ लिया, तो भाई साहब ओके, अब मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है। लोग बस एक टेबल ले लेते हैं रिवर्स चार्ज का और पढ़ा देते हैं, ये रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज है। भाई साहब बहुत सोचना पड़ता है किधर क्या है, और हमारा चार्ट डेफिनेटली है। अरे बेटा, अगर जीटीए ने, पहली बात तो यहाँ समझो बात को, अगर जीटीए ने 12% का ऑप्शन दिया तो फॉरवर्ड चार्ज, लेकिन अगर जीटीए ने ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया जो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहा है, जो कंपनी, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह नहीं है, तो वो केस में सर्विस ही एग्जम्प्ट है। इसलिए सर्विस इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी इन क्वेश्चन एज रिसिपिएंट इज अदर देन स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, you can say unregistered sole proprietor firm etc, but this exemption is ignored as questions specifically require the student to ignore the exemption available if any। हाँ, क्वेश्चन में ये लिखा है कि, अच्छा, but this exemption is ignored as question specifically requires student to ignore exemption available। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि इग्नोर एग्जाम्पशन। ओके, नहीं ठीक है, क्वेश्चन में अगर पूछा गया होगा ये इग्नोर एग्जाम्पशन, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स आएगा, पर छोड़ो जाने दो। आप ये नोट डाल देना कि ये एग्जाम्पशन में, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहा है। चलो सर, ये एग्जाम्पशन चैप्टर में आएगा ना? नहीं, ये तो मैंने ले लिया ना, ये हमने नोटिफिकेशन के साथ ही ले लिया, एंट्री नंबर 21A। एंट्री नंबर 21A नोटिफिकेशन के साथ ही कवर कर लिया है मैंने। देखो मैंने एग्जाम्पशन दिया हुआ है अनरजिस्टर्ड पर्सन का जीटीए में। चलो नेक्स्ट, मैंने लिखा के दे दिया ना आपको कि भाई अनरजिस्टर्ड को दिया और नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आता है, तो चार्ट में भी लिखा के दे दिया मैंने कि उसको एग्जाम्पशन है। नेक्स्ट देखो, मिस्टर कमल जैन, अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर, रिसीव्ड ₹20 lakhs ऑफ कंसिडरेशन। अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर है, 20 लाख रुपए मिले फ्रॉम पिक्योर पब्लिकेशन लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बाय ऑफ टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 31A ऑफ कॉपीराइट एक्ट रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क ऑफ हिज न्यू बुक। अब देखो इन्होंने, जैसे पहले वाली केस स्टडी थी और ये वाली केस स्टडी में क्या फर्क है? पहले वाली केस स्टडी में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि पब्लिशर नहीं देगा तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पे बस ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है, कॉपीराइट का पैसा मिला, तो आप बताओ। तो ऐसे केस में मैंने आपको आपको डिफॉल्ट एजम्पशन तो ये लेना है कि पब्लिशर टैक्स देगा। यहाँ पे फिर मैंने कुछ भी आगे एक्सटेंड नहीं किया। ओके, मैंने डिफॉल्ट एजम्पशन कि ऑथर अनरजिस्टर्ड है, द ओपिनियन ऑफ पेइंग टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज इज नॉट अवेलेबल टू हिम। ओके, क्यों? क्योंकि ऑथर अगर अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में अगर उसको फॉरवर्ड चार्ज लेना है तो वो सिचुएशन में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। पहली कंडीशन है यस टू टेक अ रजिस्ट्रेशन। ओके, वो अनरजिस्टर्ड है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया कि भाई यहाँ पे रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट टैक्स नहीं देना चाहता, पब्लिशर टैक्स नहीं देना चाहता। तो जब कुछ नहीं बोला गया तो सिंपल वे में रिवर्स चार्ज लिखो और पीक्यूआर पब्लिकेशन इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। पीक्यूआर पब्लिकेशन इसका टैक्स देगा, सिंपल वे में लिखो। आपको अपना आंसर एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है कि इफ ऑथर फुलफिल ऑल फॉलोइंग कंडीशंस, तो फिर वो फॉरवर्ड चार्ज आएगा। जब पूछा ही नहीं तो क्यों लिखना? ओके, पूछा ही नहीं तो क्यों लिखना? आरसीएम लगेगा, पब्लिशर उसका टैक्स देगा, नहीं लगेगा, दैट्स ऑल। वो तो डिफॉल्ट एजम्पशन है। चलो, ये आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस में रहेगा, ये सॉल्व करने की कोशिश करना है आपको। डन 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 डन, यस और नो? डायरेक्टली डिफॉल्ट ही बताना है ना बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट पहले तो आपको वही लिखना है कि रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होगा। ओके, और ऑथर सारी कंडीशन फुलफिल करता है तो फॉरवर्ड चार्ज। यहाँ उन्होंने पूछा ही नहीं है कि ऑथर कंडीशन फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा। चलो, तो बेटा क्वेश्चन यार में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो।
अब ये हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे, ये प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे इज अ फर्म ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है, फर्म ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी है, मतलब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल दे रहे हैं, वेरी गुड, इन फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन। पहला, उन्होंने सप्लाई किया XYZ प्राइवेट लिमिटेड को, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, 10 लाख रुपए का। दूसरा, सिंध कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मुंबई विच इज अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, 8 लाख रुपीज। तीसरा, मिस्टर अल्ताफ फ्रॉम गुजरात, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10 ऑफ जीएसटी एक्ट, 2 लाख रुपए का। सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टार इंडस्ट्री लिमिटेड यूएसए, वैल्यूइंग 7 लाख रुपीज का। डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू एज वेल एज टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे, अज्यूमिंग दैट प्रोफेशनल सिक्योरिटी की कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी और कितनी वैल्यू ली जाएगी, ये निकालो। अज्यूमिंग दैट सीजीएसटी 9%, एचजीएसटी 9% और आईजीएसटी 18%। ओके, चलो, अब आपने एक काम करना है, इसको मैं थोड़ा अलग वे से प्रेजेंट करता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, अलग वे से प्रेजेंट करता हूं और आपको मेरे साथ लिखना है। चलिए लिखो, टाइटल दो, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे, प्रोफेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज पुणे। देन अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है मेरे साथ। ओके, एक एक चीज का बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज का टेबल बनाना है, ठीक है। अब आपको यहां पे टैक्सेबल, मैंने क्या लिखा है, मैंने टैक्स नहीं लिखा, मैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि उन्होंने पूछा टैक्सेबल वैल्यू निकालो, तो मैं टैक्सेबल वैल्यू निकाल के दे रहा हूं। इसलिए पहला कॉलम बनाओ सीरियल नंबर, लिखते वक्त पूरा ध्यान, पहला कॉलम बनाओ सीरियल नंबर। दूसरा बनाओ ये सारे रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, जो सारे रिसिपिएंट है सर्विसेज, पर ख्याल रखना थोड़ा स्पेस कम लेना, क्योंकि मुझे आखिरी में रिमार्क के लिए स्पेस चाहिए। तीसरा बनाओ टैक्सेबल अंडर, हर कॉलम का लॉजिक भी दूंगा, टैक्सेबल अंडर। उसके बाद में टैक्सेबल वैल्यू इन रुपीज और मैक्सिमम स्पेस रिमार्क के लिए, ये छोटा छोटा बना, और मैक्सिमम स्पेस रिमार्क के लिए। मैं रेफरेंस नोट नहीं दूंगा, इसके सामने रिमार्क दूंगा, मैं रेफरेंस नोट नहीं दूंगा, इसके सामने रिमार्क दूंगा, सामने रिमार्क दूंगा, ठीक है। अब देखो, सिक्योरिटी सर्विसेज दी गई, फर्म है और सप्लाई बाय वे ऑफ पर्सनल है। अगर ये सर्विस रजिस्टर्ड को दिया जाए तो रिवर्स चार्ज है, अगर बाकी लोगों को दिया जाए तो फिर फॉरवर्ड चार्ज है, और उसका टैक्स प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे देगा। तो पहला लिखो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, पहला लिखो XYZ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन, पहला लिखो XYZ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन, XYZ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन। अगर ये सर्विस पहला XYZ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है, सुनिएगा, तो हमारी रिवर्स चार्ज की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या रिवर्स चार्ज की कंडीशन फुलफिल हो रही है? सप्लायर जो है वो फर्म है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सिक्योरिटी सर्विस बाय वे ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल है, और सर्विस लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है। तो इसका टैक्स यहां पे ओके कौन देगा? XYZ प्राइवेट लिमिटेड देगा। तो लिखो टैक्सेबल अंडर, तो लिखना रिवर्स चार्ज, यहां रिवर्स चार्ज लग जाएगा, यहां रिवर्स चार्ज लग जाएगा। अगर इसका टैक्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड देगा तो ये प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे के वैल्यू में कंसीडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल सिक्योरिटी उसका टैक्स नहीं देगा, हेंस दैट इज नॉट अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल सिक्योरिटी। व्हाई? बिकॉज टैक्स इज पेबल बाय रिसिपिएंट, और रिसिपिएंट देगा, इसलिए हम किसका टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हैं? प्रोफेशनल सिक्योरिटी का। तो प्रोफेशनल सिक्योरिटी उसके ऊपर टैक्स नहीं देगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं देगा। तो डैश कर दो और रिमार्क में लिखो, रिमार्क में लिखो, लिखो रिमार्क में, as tax is payable, as tax is payable under RCM,
टैक्स इज पेबल अंडर आरसीएम, आरसीएम by XYZ Private Limited, by XYZ Private Limited, okay, XYZ Private Limited, hence not included in taxable value, hence not included in taxable value, not included in taxable value of security, professional security, taxable value of professional security, then second, ये प्रोफेशनल सिक्योरिटी के वैल्यू में नहीं आएगा क्योंकि इसको रिवर्स चार्ज है और रिवर्स चार्ज में थ्रेशोल्ड नहीं मिलता है। रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स कंपल्सरीली, जो भी ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज के उसका टैक्स रिसिपिएंट को ही देना पड़ता है, वहां थ्रेशोल्ड यू कांट अप्लाई, ठीक है। उसके बाद में सेकंड सर्विस किसको दिया? सिंध कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, सिंध कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया। तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल नहीं है, किस में आएगा? फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में कौन टैक्स देगा? तो फॉरवर्ड चार्ज में ओके यहां पे प्रोफेशनल सिक्योरिटी टैक्स देगी। तो लिखो फॉरवर्ड चार्ज, वैल्यू है कितनी वैल्यू थी? 8 लाख रुपीस, 8 लाख। देखो नोट लिखो, रिवर्स चार्ज इज अप्लीकेबल reverse charge is applicable only if security service provided security service is provided by any person other than body corporate, security service is provided by any person other than body corporate, by any person other than body corporate, to registered person, underline, to registered person, registered person. If service is provided to unregistered person, if service is provided to unregistered person, then forward charge is applicable and professional security is liable to pay tax, and professional security is liable to pay tax, is liable to pay tax. Now third लिखो, Mr. Altaf Gujarat, Mr. Altaf Gujarat registered under section 10, registered under section 10 कंपोजिशन स्कीम, आगे पढ़ा होगा, रजिस्टर अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम आगे पढ़ा होगा। रजिस्टर अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। तो ऐसे केस में ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सेप्शन में आता है बेटा, और अगर आप नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ आरसीएम देखोगे, देखो वहां नोट्स में
अगर सिक्योरिटी पर्सनल ऐसे पर्सन को दिया गया जो सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, तो वहां पे भी रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज अप्लीकेबल होगा। वहां लिख दो फॉरवर्ड चार्ज। ये समझा क्या पॉइंट नंबर 3? पॉइंट नंबर 3 समझा होगा तो 3 टाइप करो। पॉइंट नंबर 3 समझा होगा तो 3 टाइप करो, क्योंकि यहां ये एक्सेप्शन में आता है। मतलब ये सर्विस गवर्नमेंट को दिया जो टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है, या ऐसे पर्सन को दिया जो सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, तो वो केस में रिवर्स चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज लगता है। तो यहाँ फॉरवर्ड चार्ज में आता है बेटा 2 लाख लिख दो टैक्सेबल वैल्यू, 2 लाख लिख दो टैक्सेबल वैल्यू। ठीक हो? रिमार्क में लिखना इफ सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू if security service provided to composition dealer under section 10 then it fall under exception exceptions and forward charge is applicable. फॉरवर्ड चार्ज इज अप्लीकेबल। और लास्ट लिख दो स्टार इंडस्ट्रीज पुणे, स्टार इंडस्ट्रीज यूएसए वाले को दिया, स्टार इंडस्ट्रीज यूएसए। अब देखो ये स्टार इंडस्ट्री को दिया गया, अब ये इंडिया के बाहर है। रिवर्स चार्ज कब अप्लाई होगा? टू रजिस्टर पर्सन इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, टू रजिस्टर पर्सन इन अ टैक्सेबल टेरिटरी को दिया गया। ये टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, ऐसा 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 हुआ तो रिवर्स। तो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, तो रिवर्स। ये इंडिया के बाहर है तो फॉरवर्ड चार्ज लिखो वहां पे, फॉरवर्ड चार्ज अप्लीकेबल। 7 लाख रिमार्क में लिखना, 7 लाख रिमार्क में लिखना। RCM is applicable only if security services supplied to registered person in a taxable territory. Underline, supplied to registered person in a taxable territory. Taxable territory. Full stop. If recipient is located outside India, then forward charge is applicable. तो चलो आपकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी आई, टोटल करो। पहला ओके, आपको अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हो गया, आपको तो पहला टेबल कंप्लीट हो गया रिमार्क के साथ। अब वापस नीचे नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, रिमार्क में मैंने कवर कर लिया है नोट्स। मैंने इसका प्रेजेंटेशन बदला, मेरी आदत है प्रेजेंटेशन बदलता हूं मैं। ओके, इससे एक कॉन्फिडेंस तो आ गया भाई साहब अपने पे विश्वास रखने का। ओके, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करने का, सिंपल वर्ड में करने का। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया? 17 लाख। अब दूसरा क्या पूछा उन्होंने? दूसरा पूछा डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू एज वेल एज टैक्स लायबिलिटी भी निकाल के बताओ। चल भाई टैक्स लायबिलिटी निकाल के देते हैं उसको। टैक्स लायबिलिटी में ये जरूर देखना कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या है। अब टैक्स लायबिलिटी आ गई तो फिर इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट भी आ गया। हमारा बंदा पुणे का है मतलब महाराष्ट्र का है, पुणे का मतलब महाराष्ट्र का है। XYZ कहाँ का है? XYZ इंट्रा ही ले लेते हैं। XYZ चलो ठीक है, उसका तो फर्क नहीं पड़ने वाला। XYZ सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि XYZ का तो रिवर्स चार्ज आ जाएगा, हमें उसका लेना देना नहीं है। सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटी मुंबई, ये भी महाराष्ट्र का है, मतलब ये इंट्रा है। सिंध वाला इंट्रा है, गुजरात वाला इंटर है। और स्टार इंडस्ट्री ये तो एक्सपोर्ट है, यानी ये भी इंटर है। इंडिया के बाहर दिया मतलब एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन इंटर बोला जाता है, इंटर स्टेट बोला जाता है। तो अब टेबल बनाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल सिक्योरिटी पुणे। देखो पर्टिकुलर्स
रुपीज इन लैक्स, IGST, CGST, SGST, IGST, CGST, SGST, CGST, SGST। हाँ, हमारा ओके, इसमें का इंट्रा, देखो XYZ पे तो हम टैक्स देने वाले नहीं है, वो तो रिवर चार्ज में जा रहा है। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी वो इंट्रा स्टेट, तो लिखो इंट्रा स्टेट सप्लाई, पर्टिकुलर्स में इंट्रा स्टेट सप्लाई हमारा 8 लैक्स का है, जो सिंध वाला है, महाराष्ट्र में ही है, 8 लैक्स का है। और उसका CGST और SGST निकालो, उसका CGST और SGST निकालो, लिखते वक्त पूरा ध्यान, CGST और SGST निकालो। उसके बाद में इंटरस्टेट सप्लाई, दूसरा गुजरात वाले को दिया, इंटरस्टेट है, उसका IGST निकालो। और तीसरा आपका एक्सपोर्ट है, तीसरा आपका एक्सपोर्ट है 7 लैक्स का, तीसरा आपका एक्सपोर्ट है 7 लैक्स का। अब थोड़ा ये वाला पॉइंट समझ लो, अगर एक्सपोर्ट है तो आप जीरो रेटेड सप्लाई क्लेम कर सकते हो, मैंने नोट दिया है नीचे। अगर एक्सपोर्ट है तो जीरो रेट क्लेम कर सकते हो। अगर मैं जीरो रेट क्लेम कर रहा हूं तो मुझे कोई GST नहीं लगेगा, नीचे नोट डाल देना, डैश कर दो। और एक्सपोर्ट के केस में आप जीरो रेटेड क्लेम कर सकते हो, क्योंकि वो इंडिया के बाहर दिया आपने, तो फॉरवर्ड चार्ज आएगा, नो डाउट फॉरवर्ड चार्ज आएगा, लेकिन यू कैन क्लेम जीरो रेट, इसलिए मैंने GST नहीं निकाला। हाँ, अगर जीरो रेट क्लेम नहीं कर रहे हो तो IGST लगेगा, बट आई एम क्लेमिंग जीरो रेट, इसलिए GST नहीं लगेगा, तो डैश कर दो और GST निकालो। ये वाला समझा क्या? एक्सपोर्ट वाला, एक्सपोर्ट वाला समझा होगा तो टाइप करो, क्योंकि इंडिया के बाहर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप जीरो रेट क्लेम कर सकते हो, इसलिए वहां पे GST देने की जरूरत नहीं है। ये एक्सपोर्ट वाला समझा क्या? वेरी गुड। चलो, इतना टफ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, पर एक ले लिया, टफ लगा कि आपको इजी लगा, इजी लगा होगा तो इजेड इजेड टाइप करो, इजी लगा होगा तो इजेड इजेड टाइप करो। ठीक है, चलो इन दिस वे हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब 14 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। यहाँ पे स्टेट द पर्सन लायबल टू पे GST इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस provided recipient is located in a taxable territory, recipient is located in a taxable territory, ठीक है। पहला, सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू कार डीलर, ख्याल रहे इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा गूगली क्वेश्चन डाला, रिकवरी एजेंट अगर बैंकिंग को सर्विस देती है तो रिवर्स चार्ज है, अगर रिकवरी एजेंट कार डीलर को सर्विस देती है तो रिवर्स चार्ज नहीं है। वो अगर बैंकिंग को सर्विस दे रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रही है, या NBFC को सर्विस देती है तो रिवर्स चार्ज है। तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज यहां अप्लाई नहीं होगा, यहां पे फॉरवर्ड चार्ज में रिकवरी एजेंट ही टैक्स देगा। दूसरा, सिक्योरिटी सर्विस, सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, सिक्योरिटी सर्विस दी, सिक्योरिटी पर्सनल ने दी और रजिस्टर्ड पर्सन को दी, तो यहां पे रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। वी एज्यूम दैट सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो यस, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रिवर्स चार्ज होगा। और तीसरा, Vivek Goyal, an independent director appointed in accordance with the provision of Companies Act of A to Z Private Limited, has received sitting fees amounting to 1 lakh from A to Z attending board meeting। ख्याल रहे, यहाँ पे डायरेक्टर को जो सैलरी मिलती है, इवन दो डायरेक्टर एम्प्लॉय है और उसको सैलरी मिल रही है, उसके ऊपर GST नहीं आएगा, पर एम्प्लॉय के साथ साथ उसको सिटिंग फीस भी मिलती है। सिटिंग फीस नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ सेपरेट इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, जिसका TDS 194J में डिडक्ट होता है। तो बात चालू है सिटिंग फीस की, सिटिंग फीस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ सेपरेट डायरेक्टर सर्विस इन एडिशन टू सैलरी, तो उसका TDS 194J में डिडक्ट होता है। तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल हो जाएगा और रिवर्स चार्ज में कंपनी लायबल होगी।
ये आपके लिए होमवर्क, ये आप करोगे। ओके, इस तरह से हमने ये भी क्वेश्चंस यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया। डन 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 डन, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, डन 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 डन। चलो चलो क्वेश्चन यार में आप ये जो लास्ट दो क्वेश्चन है खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, जो ईसीओ पे मैंने लिए हैं। होटल ओनर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन इन हरियाणा, अकोमोडेशन मतलब रूम रेंट दे रहा है हरियाणा, थ्रू ईसीओ ऑपरेटर कूल ट्रिप। अच्छा, तो उसने बुकिंग जो ली वो ईसीओ के थ्रू ली। द होटल ओनर इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड एज पर प्रोविजन ऑफ 22(1). होटल ओनर जीएसटी में लायबल नहीं है फॉर रजिस्ट्रेशन। हु इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन दिस केस? कौन टैक्स देगा? वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कूल ट्रिप डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया? हाँ, ये वाला पॉइंट मुझे ओके आपको समझाना है। ये वाला पॉइंट मुझे आपको समझाना है। ये जो अगर रेगुलर मैट, एक मिनट के लिए रेगुलर मैट में आ जाना। ये वाला पॉइंट मुझे आपको समझाना है। और ये पॉइंट क्या है देखो, एक मिनट के लिए रेगुलर मैट में आ जाना। हाँ, 9(5) में ऐसे केस में अब देखो ये वाला टेबल जो है, ये टेबल क्या कहता है? टैक्स तो ईसीओ को ही देना पड़ेगा ये नोटिफाइड सर्विसेज में। पर अब देखो, इफ ईसीओ डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन अ टीटी, टीटी मतलब टैक्सेबल टेरिटरी, अगर उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, तो पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच ईसीओ फॉर एनी पर्पज लायबल टू पे टैक्स। मतलब क्या? समझ लो, जैसा आपको पता नहीं पता होगा, एयरबीएनबी, एयरबीएनबी से होटल और विला बुक होता है। अब एयरबीएनबी का कोई इंडिया में प्रेजेंस नहीं है, तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो टैक्स देगा, वो टैक्स देगा। पर टैक्स तो ईसीओ को ही देना पड़ेगा। और अगर कोई उनका पर्सन इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐप बाहर से ऑपरेट हो रही है, पर बुकिंग इंडिया के होटल की हो रही है। दूसरा, इफ ईसीओ डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस एंड आल्सो डज नॉट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव, समझ लो ईसीओ का कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, पर बुकिंग उनके थ्रू हो रही है, और उनका रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो ईसीओ शैल अपॉइंट अ पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। ऐसे ईसीओ को इंडिया में टैक्स के लिए कोई पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, पर टैक्स तो ईसीओ ही देगा, टैक्स तो ईसीओ ही देगा। इसलिए समझ लो, अभी हम अगर हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, अगर हमारे क्वेश्चन पे आते हैं यहां पे देखो, सबसे पहले होटल अकोमोडेशन सर्विस है। होटल अकोमोडेशन सर्विस चार्ट सामने रखो, किधर आता है होटल अकोमोडेशन? रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट नहीं है, होटल अकोमोडेशन है। किधर आता है होटल अकोमोडेशन? रूम रेंट। ये आता है हमारे चार्ट के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में अगर आता है तो यहाँ पे बहुत क्लियर है, अगर सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड, सप्लायर नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड होगा तो ईसीओ टैक्स देगा। तो ऐसे केस में कौन टैक्स देगा? कूल ट्रिप टैक्स देगा। नाउ ओके, टैक्स तो अब ईसीओ ही देगा, कूल ट्रिप ही देगा। लेकिन दूसरा, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कूल ट्रिप डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस? अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं होगा, आई रिपीट नहीं होगा, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव देगा, पर टैक्स तो ईसीओ को ही देना पड़ेगा। चलिए इसको कैसे लिखा जाए, चलो मैं आपको सिंपल वर्ड में लिखा के देता हूं। चलो लिखो यहां पे कैसे लिखा जाए, सिंपल वर्ड में लिखा के देता हूं। लिखो लीगल प्रोविजन। ओके, लीगल प्रोविजन ऐसा लिखो। अगर सेक्शन याद आया तो इस तरह लिखना, एज पर सेक्शन 9(5), एज पर सेक्शन 9(5), सिंपल वर्ड में 9(5), इन केस ऑफ नोटिफाइड सर्विसेस, इन केस ऑफ नोटिफाइड सर्विसेस, नोटिफाइड सर्विसेस, सर्विसेस, जीएसटी इज पेबल, जीएसटी इज पेबल बाय ईसीओ, बाय ईसीओ। सेकेंड पॉइंट, तो बहुत सिंपल वे में 4 लाइन 1 लाइन में खत्म कर दी मैंने कि 9(5) नोटिफाइड सर्विस में जीएसटी इज पेबल बाय ईसीओ। वो मैं डिटेल में गया ही नहीं, इंट्रास्ट रेट सप्लाईज वगैरह नहीं, ईसीओ टैक्स देगा, बात खत्म। सेकेंड पॉइंट लिखो, वन ऑफ द नोटिफाइड सर्विस इज, one of the notified service is accommodation in a hotels, accommodation in a hotel
For residential purpose, if supplied through ECO, then ECO is liable to pay tax. If supplied through ECO, then ECO is liable to pay tax. ECO is liable to pay tax. Third point, but if, हाँ ये यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला क्राइटेरिया आ जाएगा, but if supplier is liable to register under GST, then supplier will pay the tax. बेटा ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करना, ये लीगल लैंग्वेज में फंसोगे ना आप तो गड़बड़ हो जाएगी. बस सिंपल वर्ड में पॉइंट 1 पॉइंट 2 प्रैक्टिस करो, हो जाएगा आपका. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे होगा. सप्लाई इज लायबल टू पे टैक्स. एक और पॉइंट लिखो लीगल प्रोविजन में, और एक पॉइंट लिखो लीगल प्रोविजन में. if ECO does not have a presence in India, if ECO does not have a physical presence in India, does not have a physical presence in India, then his representative will pay the tax in India. His representative will pay the tax in India. चलो डिस्कशन और कंक्लूजन आप ट्राई करो पढ़ के सिंपल वर्ड्स में. आपको जैसा लिखना है सिंपल वर्ड में आप ट्राई करो. आप जो लिखोगे वो 100% सही है, 100% सही है. तो चलो पॉज करके लिखो. यस बेटा, तो यहाँ पे आइदर आपने खुद ट्राई किया होगा या रीड करके खुद के वर्ड्स में ट्राई किया होगा. सुपर, वेरी गुड. तो ये आपने ये क्वेश्चन देखा. एग्जाम में डायरेक्ट ECO लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम में डायरेक्ट ECO देखा तो भी चलेगा. अब लास्ट क्वेश्चन 20 पे आ जाओ. छोड़ूंगा थोड़ी मैं आपको. लास्ट क्वेश्चन 20 पे आ जाओ. Mr. X want to open cloud kitchen and supply restaurant services only through Swiggy. एक मिनट, रेस्टोरेंट सर्विस है ओके, और स्विगी के थ्रू दे रहा है. रेस्टोरेंट ओनर मिस्टर एक्स इज नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड. वो एक मिनट मैं पहले कह दूं, रेस्टोरेंट वाला GST में रजिस्टर्ड. अच्छा, ये रेस्टोरेंट वाला किधर आता है? रेस्टोरेंट वाला पहले पार्ट में आता है. पहले पार्ट में आता है तो वो GST में रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है. इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपको मिसलीड करने दिया है. ओके, नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड एक्सेट्रा. रेस्टोरेंट और पैसेंजर वो लायबल टू रजिस्टर्ड हो या ना नॉट हो उससे कोई लेना देना नहीं है. आंसर द फॉलोइंग. Who is liable to pay tax in this case? Swiggy. Second, whether ECO is required to collect TCS on the supply made to Mr. X? No. अभी तो no. TCS कंसेप्ट मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. Can ECO use ITC to pay tax on restaurant service supplied through ECO? आंसर इज नो. ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा. उसका ITC नहीं ले सकता. ये दो कॉन्सेप्ट मैं बाद में पढ़ाऊंगा. बस मुझे ये समझाना था. तो आपके लिए होमवर्क, और ये जो होमवर्क है इसमें आप सिर्फ पहले वाले पॉइंट तक ही सॉल्व करोगे. Who is liable to pay tax लिख कर देखोगे, पहले वाले पॉइंट तक सॉल्व करोगे. ओके, दूसरा और तीसरा अभी मत सॉल्व करो, वो TDS TCS में पढ़ा होगा. ओके, TDS TCS में पढ़ा होगा. पहले वाले पॉइंट तक ही सॉल्व करो. चलो डन. आपके लिए होमवर्क करोगे आप? यस.